जाति के विनाश का जो 16वां कारण बाबा साहब मानते हैं वो है व्यवहार में चतुर्वर्ण को असमाधेय कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। किनका? व्यवहार में चतुर्वर्ण को असमाधेय कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब इसके वो 9 कारण बताते हैं। कौन से ऐसे कठिनाइयाँ आएंगी जिनका कोई समाधान नहीं है, उनका समाधान खोजना पड़ेगा। तो पहली कठिनाई बताते हैं, पुराने लेबलों के साथ चिपका हुआ चतुर्वर्ण अत्यंत घृणास्पद है और मेरा पूरा अस्तित्व इससे विद्रोह करता है। कितनी बड़ी बात कह दिया कि पुराने लेबलों में चतुर्वर्ण अत्यंत घृणास्पद है, क्योंकि ब्राह्मण ऊंचा है, क्षत्रिय उससे नीचा है, वैश्य उससे नीचा है, शूद्र सबसे नीचा है, और शूद्रों का काम उनके जन्म के आधार पर बटा हुआ है कि वही काम कर सकते हैं, उससे अलग कोई काम नहीं कर सकते हैं। जितने गंदे काम हैं वो सब शूद्रों के नाम आवंटित हैं। इसलिए बाबा साहब कहते हैं मेरा पूरा अस्तित्व इससे विद्रोह करता है। मैं इन सब चीज़ों से विद्रोह करता हूँ, मैं उनको नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि चतुर्वर्ण पर मेरी आपत्ति सिर्फ भावनाओं पर टिकी हुई हो। ये भावनाओं पर टिकी न हो, फैक्ट में होनी चाहिए। इसके और भी ज़्यादा ठोस कारण हैं जिन पर मैं इसके प्रति अपनी आपत्ति को आधारित करना चाहता हूँ। इसके ठोस कारण क्या हैं जिनको वो बताना चाहेंगे, बताते हैं। इस आदर्श का नज़दीकी से परीक्षण करने के बाद मैं कायल हो चुका हूँ, मैं इतना दुखी हो चुका हूँ कि सामाजिक संगठन की एक प्रणाली के रूप में चतुर्वर्ण अव्यवहारिक है। वो कहते हैं मैं इसका जितना अध्ययन किया है, इसका परीक्षण किया है, तो मैं बहुत कायल हूँ कि ये बहुत ही चतुर्वर्ण अव्यवहारिक है, नुकसानदेह है और दुखद रूप से विफल हुआ है। इसीलिए ये विफल हुआ है। व्यवहारिक दृष्टि से चतुर्वर्ण कई ऐसी कठिनाइयों से भरा हुआ है जिन पर ऐसा लगता है कि इसका समर्थन करने वालों ने विचार नहीं किया है। और सब चेतावनी देते हैं कि व्यवहारिक रूप से ये चतुर्वर्ण कई कठिनाइयों से भरा हुआ है जिन पर ऐसा लगता है कि इसका जो समर्थन कर रहे हैं, इसको जो लागू किए हैं, उन्होंने इस पर विचार नहीं किया है। जाति के मूल में जो सिद्धांत हैं वह चातुर्वर्ण के मूल में स्थित सिद्धांत से बुनियादी रूप से भिन्न है। बाबा साहब कहते हैं जाति के मूल में जो सिद्धांत है वो चातुर्वर्ण के मूल के सिद्धांत से बिल्कुल भिन्न है, अलग हैं, बुनियादी रूप से वो अलग हैं। दोनों सिद्धांत न केवल बुनियादी रूप से एक दूसरे से भिन्न हैं बल्कि एक दूसरे के विरुद्ध भी हैं। यानी जाति के सिद्धांत, जाति मूल के जो सिद्धांत है, और चतुर्वर्ण मूल के जो सिद्धांत है वो एक दूसरे के भिन्न ही नहीं है, बिल्कुल अलग हैं, एक दूसरे के विरुद्ध हैं। अब इसका दूसरा कारण जो बाबा साहब बताते हैं वो ये है कि इन दोनों में से कौन? जाति मूल और चातुर्वर्ण में, दोनों में से पहले चातुर्वर्ण के गुणों पर आधारित है। जो लोग अपने गुणों के आधार पर नहीं बल्कि जिस परिवार में उनका जन्म हुआ है उसके आधार पर ऊंची जगहों पर पदासीन है। यानी चतुर्वर्ण के जो गुण है वो बाबा साहब बता रहे हैं, ये अपने गुणों पर नहीं, वो जिस परिवार में पैदा हुए, उस परिवार में जन्म लिया है, उसके आधार पर, वो परिवार की कितनी प्रतिष्ठा है उसके आधार पर वो ऊंची जगहों पर आसीन हो गए। उनको गुण है कि नहीं है इसका महत्व नहीं है, महत्व क्या है वो किस परिवार में जन्म लिया है, उसका समाज में कौन सा स्थान है। उच्च स्थान है तो उच्च स्थान पर आसीन हो गया, पदासीन हो गया। उन्हें अपना स्थान खाली करने के लिए आप कैसे बात कर सकते हैं? और जो उच्च पद पर बैठ गया है, पदासीन हो गया है और गुणहीन है, उसे वो पद खाली करने के लिए कैसे कह सकते हैं? और अगर कहें तो क्या वो खाली करेगा? आगे कहते हैं, ये प्रश्न चिन्ह बाबा लगाया है बाबा साहब ने कि वो कैसे बात कर सकते हैं, उसे खाली कैसे करा सकते हैं? जो व्यक्ति अपने जन्म के आधार पर किसी निम्न हैसियत की जगह पर अव्यवस्थित है, उसे उसके गुणों के अनुसार जो हैसियत मिलनी चाहिए वह देने के लिए
आप लोगों को कैसे बाध्य कर सकते हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। जो व्यक्ति अपने जन्म के आधार पर किसी निम्न हैसियत में जगह पर व्यवस्थित है, यानी गुण तो हैं लेकिन जाति जन्म उसका निम्न हैसियत है, जन्म के आधार पर निम्न है, छोटी है, तो वो गुणों के आधार पर उस हैसियत में कैसे उसे पद दे सकते हैं। हैसियत उसे मिलनी चाहिए, वो देने के लिए, वो हैसियत उसको देने के लिए आप लोगों को कैसे बाध्य कर सकते हैं, यानी वो हैसियत उसको मिल जाए, इसके लिए आप लोगों को, समाज को कैसे बाध्य कर सकते हैं। ये एक प्रश्न और बाबा साहब ने जनता से पूछा है। आप खुद उत्तर देते हैं, इसके लिए आपको जाति प्रथा को तोड़ना ही होगा। अब बाबा साहब इसका हल बताते हैं। अगर आप उसको वास्तव में सम्मान देना चाहते हैं, योग्यता के आधार पर पद देना चाहते हैं, योग्यता के आधार पर पदासीन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जरूरी होगा जाति प्रथा को तोड़ना। तभी आप चातुर्वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने की स्थिति में आ सकते हैं। गुण के आधार पर चातुर्वर्ण व्यवस्था, जो गुण के आधार पर कहते हैं, तभी आप जाति व्यवस्था तोड़ेंगे, तभी उसे उच्च पद पर, गुण के आधार पर ये उच्च पद पाने के योग है, तो उच्च पद तभी दे पाएंगे जब जाति व्यवस्था तोड़ेंगे। आप चातुर्वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने में स्थिति में आ सकते हैं तभी कब, जब जाति व्यवस्था तोड़ेंगे। आप जन्म के आधार पर बनी 4000 जातियों को घटाकर गुण के आधार पर 4 वर्णों में कैसे बांट सकते हैं। एक और जबरदस्त सवाल कि जातियों के आधार पर इस समाज को आपने 4000 जातियों में बांट दिया है जन्म के आधार पर। अब उन 4000 जातियों को गुण के आधार पर 4 वर्णों में कैसे आप बांटेंगे, यानी एक वर्ण में 1000 लोग हो जाएंगे, एक वर्ण में कितने लोग डालेंगे, 4 वर्णों में कैसे बांटेंगे, ये एक सवाल किया है बाबा साहब ने। और कहते हैं यह पहली कठिनाई है जिससे चातुर्वर्ण के समर्थकों को जूझना होगा। ये पहली ऐसी कठिनाई है जो चातुर्वर्ण के समर्थक हैं, इन 4000 जातियों को 4 वर्णों में लाना चाहते हैं, तो इनको सबसे पहले इसके लिए जूझना होगा कि 4000 जातियों को 4 वर्णों में कैसे लाएं। अब इसका तीसरा कारण जो बाबा साहब बताते हैं वो और महत्वपूर्ण है। एक दूसरी कठिनाई भी है, बाबा साहब कहते हैं एक दूसरी कठिनाई भी है जिससे चातुर्वर्ण के समर्थकों को जूझना होगा। एक तो बताया, दूसरी ये कि दूसरी भी कठिनाई है जिससे चतुर्वर्ण के समर्थकों को जूझना होगा, सामना करना पड़ेगा अगर वो चतुर्वर्ण की स्थापना में को सफल बनाना चाहते हैं। तो वो दूसरी समस्या उनको झेलनी पड़ेगी, उसका सामना करना पड़ेगा, उसका निराकरण करना पड़ेगा। वो है चातुर्वर्ण की प्रस्तावना यह है कि आप लोगों को 4 निश्चित वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। यानी चातुर्वर्ण की प्रस्तावना क्या है कि आप समाज को 4 वर्णों में विभाजित करें। क्या ये संभव है? बाबा साहब सवाल खड़ा कर देते हैं, क्या ये संभव है कि आप इस समाज की इस 4000 जातियों को क्या 4 वर्णों में बांट सकते हैं? क्या ये संभव है? सवाल किया। अब आगे कहते हैं इस मामले में आप पाएंगे कि चातुर्वर्ण का आदर्श प्लेटो के आदर्श। अब बाबा साहब यहाँ एक उदाहरण देते हैं प्लेटो का, वो क्या है इसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। प्लेटो 428-427 ईसा पूर्व और 348-347 ईसा पूर्व, ये यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। कौन? प्लेटो। वो सुकरांत के शिष्य थे। किसके? सुकरांत के शिष्य थे तथा अरस्तु के गुरु थे। कौन? प्लेटो। अब रिपब्लिक उनकी प्रसिद्ध किताब है। कौन सी किताब प्रसिद्ध है उनकी? किसकी? प्लेटो की रिपब्लिक। तथा किताब का केंद्रीय विषय न्याय है। और किताब का विषय क्या है? मुख्य विषय क्या है? न्याय। न्याय कैसे मिले? उन्होंने विभिन्न जातियों के मध्य हुए लंबे संवादों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि हमारा न्याय से सरोकार होना चाहिए। न्याय से सरोकार कैसे होना चाहिए ये आगे बताते हैं। प्लेटो कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा के 3 मुख्य तत्व हैं।
यानी आत्मा के 3 मुख्य तत्व मानते हैं। कौन मानते हैं? प्लेटो मानते हैं। पहला तृष्णा या क्षुधा, यानी तृष्णा या क्षुधा। दूसरा साहस। तीसरा बुद्धि या ज्ञान। यदि किसी व्यक्ति की आत्मा में इन सभी तत्वों को सम्मिलित कर दिया जाए तो वह मनुष्य न्यायी बन जाएगा। ये तीनों तत्व, 3 तत्व कौन से हैं? तृष्णा या क्षुधा, साहस, बुद्धि और ज्ञान। बुद्धि या ज्ञान, इन तीनों तत्वों को किसी व्यक्ति की आत्मा में समाहित कर दिए जाएं, सम्मिलित कर दिए जाएं तो वह मनुष्य न्यायी बन जाएगा। यह तीनों गुण कुछ एक मात्रा में सभी मनुष्यों में पाए जाते हैं। बाबा साहब कहते हैं ये तीनों गुण कुछ एक मात्रा में, किसी न किसी मात्रा में प्रत्येक मनुष्य में पाए जाते हैं, लेकिन प्रत्येक मनुष्य में इन तीनों गुणों में से किसी एक गुण की प्रधानता रहती है। बाबा साहब कहते हैं 3 गुण पाए तो सभी में पाए जाते हैं, लेकिन 3 गुणों में से किसी एक गुण की प्रधानता होती है। इसलिए राज्य में 3 गुणों के आधार पर 3 वर्ग मिलते हैं। आप बाबा साहब क्या कहते हैं कि 3 गुणों के आधार पर राज्य में 3 वर्ग मिलते हैं, पाए जाते हैं। वो 3 वर्ग कौन है? पहला उत्पादक वर्ग, जो आर्थिक कार्य करता है, ये तृष्णा। दूसरा सैनिक वर्ग, जो रक्षा कार्य करता है, उसके अंदर साहस होता है। यानी पहले में उत्पादक कार्य, आर्थिक कार्य, ये तृष्णा का हो गया गुण। दूसरा हो गया सैनिक वर्ग, जो रक्षा कार्य करता है, ये साहस हो गया। और तीसरा शासक वर्ग, जो दार्शनिक कार्य, ज्ञान, बुद्धि, वो दार्शनिक जो कानून बनाने का, नियम बनाने का काम करता है। अब प्लेटो के अनुसार जब प्रत्येक वर्ग अपना कार्य करेंगे तथा दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और अपना कर्तव्य निभाएंगे, तब समाज में, राज्य की स्थापना होगी। अर्थात जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा तब समाज में न्याय स्थापित होगा और बना रहेगा। से काफ़ी मिलता जुलता है ये तीनों तत्वों का जो सिद्धांत है, प्लेटो के सिद्धांत से काफ़ी मिलता जुलता है, ये बाबा साहब कह रहे हैं। आगे कहते हैं, प्लेटो के अनुसार मनुष्यों को स्वभाव के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। स्वभाव, नेचर के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। प्लेटो को लगा कि कुछ व्यक्ति सिर्फ भूख द्वारा नियंत्रित होते हैं। यदि उनकी भूख समाप्त कर दी जाए तो वो नियंत्रण हो गए, इसलिए उन्हें श्रम और व्यापार करने वाले वर्ग में रखा गया है। अब बाबा साहब कहते हैं, समझा रहे, प्लेटो को लगा, ये प्लेटो का सिद्धांत है कि कुछ व्यक्तियों को भूख द्वारा नियंत्रित होते हैं, इसलिए उसने उन्हें श्रम और व्यापार करने वाले वर्ग में रखा, कि व्यापार करें और श्रम मेहनत करें, इस वर्ग में रखा। दूसरे वर्ग में जिसको रखता है, दूसरे के बारे में उसे लगा भूख के साथ साथ उसमें साहस की प्रवृत्ति भी होती है। उसने युद्ध में रक्षक और आंतरिक शांति के अभिभावक का दर्जा दिया। यानी दूसरा वर्ग जो उसने बनाया है, जो रक्षक, उसे लगा भूख के साथ साथ उसे साहस की प्रवृत्ति होती है, उसमें साहस भी होता है, तो उसने उन्हें क्या, युद्ध रक्षक, युद्ध के लिए और आंतरिक सुरक्षा का अभिभावक का दर्जा दिया है, सैनिक, साहस का दर्जा दिया है। और कुछ लोगों को उसने चीज़ों के पीछे, यानी तीसरा जो, कुछ लोगों को उसने चीज़ों के पीछे काम कर रहे सारगर्भित तर्क को समझने की क्षमता देखी, उन्हें उसने लोगों के लिए कानून बनाने वालों के वर्ग में रखा। किस में रखा? कानून बनाने वाले वर्ग में, तीसरे कैटेगरी को उसने रखा है। अब चौथा कारण जो इसका बाबा साहब मानते हैं, वो कहते हैं कि प्लेटो के रिपब्लिक की जो आलोचना की जाती है, ऐसा नहीं प्लेटो के रिपब्लिक की कोई आलोचना न करता हो, उनके रिपब्लिक की जो आलोचना की जाती है वो चातुर्वर्ण व्यवस्था पर लागू की जानी चाहिए। वो आलोचना जो की जाती है किस पर लागू की जानी चाहिए? चातुर्वर्ण व्यवस्था पर, जहाँ तक मनुष्यों को 4 विशिष्ट वर्गों में सही सही विभाजित करने की संभावना पर आधारित है, कि ये 4 वर्णों को, ये मानव संभावना को, इस चातुर्वर्ण व्यवस्था को जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर 4 भागों में बांटने का जो संभावना है, आधारित है, उस पर बात करते हैं। प्लेटो की मुख्य आलोचना यह है कि व्यक्तियों को
एक दूसरे से साफ साफ पृथक चार वर्गों में बांटने का उसका विचार मनुष्य और उसकी शक्तियों के बारे में एक बहुत ही सतही दृष्टिकोण प्रकट करता है। प्लेटो को इस बात की धारणा ही नहीं थी कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। और साहब एक सवाल खड़ा कर दिया कि प्लेटो को इस बात की धारणा ही नहीं थी कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है, असाधारण है। किसी भी व्यक्ति की तुलना अन्य व्यक्तियों से नहीं की जा सकती, यानी एक व्यक्ति की तुलना अन्य व्यक्तियों से नहीं कर सकते, और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक वर्ग है। यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल कर दिया, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक वर्ग है। प्लेटो ने सक्रिय प्रवृत्तियों की असीमित विविधता और किसी व्यक्ति में कितनी प्रवृत्तियों का समुच्चय हो सकता है ये नहीं पहचाना था। क्या गलती कर गया प्लेटो? उसने ये पहचानने का प्रयास नहीं किया कि सक्रिय प्रवृत्तियों की असीमित विविधता, उनके अनेक प्रकार हैं, और किसी व्यक्ति में कितनी प्रवृत्तियों का समुच्चय हो सकता है, किसी व्यक्ति में कितनी प्रवृत्तियां हो सकती हैं, सम्मिलित हो सकती हैं, ये उसने पहचानने का, जानने का प्रयास ही नहीं किया। उसकी दृष्टि में व्यक्ति की संरचना में कार्य क्षमताओं या शक्तियों के प्रकार थे। उसकी दृष्टि में, किसकी? प्लेटो की दृष्टि में व्यक्ति की संरचना में कार्य क्षमताओं या शक्तियों के प्रकार थे। अब बाबा साहब इसका पांचवा कारण जो बताते हैं वो गौर करने लायक है। आप कहते हैं ये सब गलत है, ये सब गलत बता दिया। वो कहते हैं ये सब गलत है, ये दिखाया जाना संभव है। आधुनिक विज्ञान ने दर्शाया है कि व्यक्तियों को एक दूसरे से साफ साफ पृथक चार वर्गों में बांटना मनुष्य और उसकी शक्तियों के बारे में एक बहुत ही सतही दृष्टिकोण है जो विचार करने योग्य भी नहीं है, यानी विचार करने योग्य भी नहीं है, उसे विचार योग्य नहीं मानते हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्तियों के गुणों का उपयोग उसके स्तरीय वृद्ध वर्गीकरण से संगत नहीं है। क्या कहा कि विचार करने योग्य नहीं है, पहले तो कह दिया ये। फिर कहते हैं परिणाम स्वरूप व्यक्तियों के गुणों का उपयोग उसके स्तरीय वृत्त वर्गीकरण संगत नहीं है, यानी वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। चतुर्वर्ण उसी कारण से विफल होने को बाध्य है जिस कारण से प्लेटो का रिपब्लिक कैसे? बस आप कहते हैं चतुर्वर्ण उसी कारण से विफल होने को बाध्य है जिस कारण से प्लेटो का रिपब्लिक अर्थात मनुष्यों को उस आधार पर वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। कैसे? का एक वर्ग का है, उदाहरण देते हैं, का एक वर्ग का है और खा उस वर्ग का है, का इस वर्ग का है और खा उस वर्ग का है, दोनों का वर्ग अलग अलग हो गया, ये इस वर्ग का है वो उस वर्ग का है। यह बात कि मनुष्यों को चार सुनिश्चित वर्गों में बांट पाना असंभव है। अब यहाँ कहते हैं बाबा साहब यह बात ये सुनिश्चित है कि मनुष्यों को चार वर्गों में बांट पाना असंभव है। इस तथ्य से ये बात साबित की जा सकती है कि शुरू में चार वर्ग जो थे, शुरू में जो चार वर्ण थे वो अब 4000 जातियों में बदल गए हैं और इन 4000 जातियों को चार वर्गों में बांटना असंभव हो गया है। तो साथियों ये क्रम आगे जारी रहेगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें कि ये जानकारी आपको कैसी लगी, तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।